हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय राजस्थान। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजपूत वंश की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। कुछ पृष्ठभूमि जानेंगे कि किस प्रकार से ये अस्तित्व में आते हैं और उस राजपूत काल की जो सामाजिक और सभ्यता या जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में हम विचार करेंगे। दोस्तों ये दो वीडियो हो सकते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये दोनों वीडियो अगर आप RS एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, रीट, पटवार सभी के लिए बराबर उपयोगी है दोस्तों ये वीडियो। और जिस भी सिलेबस में ये टॉपिक है तो मुझे आशा है या पूरा विश्वास है कि मैंने सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं और आपको ये वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे तो इस तरफ जो 3 डॉट्स हैं उसको आप टिक करिएगा, नीचे रेजोल्यूशन खुलेगा उसे आप 240 या 360 पे कर लीजिए तो आपको वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट की अवधारणा के साथ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं राजपूत। किसी भी हम जो नया टॉपिक है उसको जब मैं लेते हैं तो स्पेशली मेरा जोर रहता है कि मैं पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताऊं, जिससे हमें जैसे हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो एक प्रस्तावना हमें पता होनी चाहिए। प्रस्तावना में हम उसको स्टूडेंट के जो पास्ट में उसका नॉलेज है उसको रिलेट करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो पृष्ठभूमि है किसी भी टॉपिक की वो जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों राजपूत जो है इनकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई या किस प्रकार से क्या क्या मत हैं ये हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि मैं लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूँ तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता के बाद में मौर्य काल आता है और मौर्य काल के बाद में प्रमुख रूप से आता है गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल में जब गुप्त काल का पतन होता है तो गुप्त काल के पतन तक हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो गुप्त काल के पतन तक जो राजस्थान क्षेत्र है इस पर गुप्तों का आधिपत्य था और जैसे इनका पतन होता है तो जो राजस्थान की स्थिति है वो चरमरा जाती है और विभिन्न शक्तियाँ अलग अलग अपना अपना अस्तित्व या अपना अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों 3 जातियाँ हैं जो राजस्थान में आई थी, मालव, शिवी और योधेय। ये जो जातियाँ हैं ये जब आक्रमण हुए उत्तर पश्चिम की तरफ से बाहर से तो ये जो जातियाँ हैं ये राजस्थान में आई और ये बहुत बहादुर जातियाँ थी। तो ये आकर के राजस्थान में इन्होंने निवास किया और यहीं के होकर के ये रह गए। तो जो मालव जो जाति है इसने अपना जो ठिकाना है दोस्तों वो बनाया टोंक, अजमेर और कुछ झालावाड़ का क्षेत्र, तो इसे हम मालव प्रदेश कहते हैं। सीवी जो जाति है ये आकर के मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ ये आकर के निवास करती है, नगरी इनकी राजधानी थी। और योधेय है गंगानगर, बीकानेर यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो योधेय के अंतर्गत आता था। इस प्रकार से ये जो एक प्रकार से ये जनपद या गणतंत्रात्मक शासन से चलने वाली जातियां थी। तो ये गुप्तों के आधिपत्य में थी। जैसे ही गुप्त कमज़ोर हुए तो ये अपना पृथक अस्तित्व बनाने के लिए प्रयासरत हो गई। इसके बाद दोस्तों हूण आक्रमण होते हैं। हूण एक बहुत बर्बर जाति थी और बहुत ही जिसे हम कहें कि बहुत आक्रामक जाति थी और बहुत बहादुर और योद्धा जाति थी। तो इसके आक्रमण भी राजस्थान को झेलने पड़े। तो राजस्थान में सबसे पहले जो तोरमाण है वह आक्रमण करता है। तोरमाण ने आक्रमण किया, उसके बाद में उसका पुत्र मिहिरकुल आक्रमण करता है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में बेराट सभ्यता में देखा कि जो बौद्ध अवशेष है उन सबको मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। तो हूण आक्रमण होते हैं, तोरमाण और मिहिरकुल आदि जो शासक इन्होंने आक्रमण किए और ये आक्रमण रुक जाते हैं यशोवर्मन तक आकर के। दोस्तों यशोवर्मन था मालवा का शासक। मालवा जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, गुजरात का जो राजस्थान और गुजरात के या मध्य प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है वह मालवा कहलाता था। तो मालवा का शासक था यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ने 534 ईस्वी में ये जो हूण आक्रमण है इनको रोका, इनको हराया। इस प्रकार से यशोवर्मन ने हूणों को रोका, हूणों की विजयों को रोका, हूणों को सीमित कर दिया और ये जो जाति है ये राजस्थान में एक तरीके से हम कहें कि सीमित स्तर पर या अपना जो इसका पराभव था वो इसका शुरू हो गया। और जो हूण जाति है ये राजस्थान में थोड़ा सा जो आक्रामक थी तो वह आक्रामक नहीं रही। इस प्रकार से ये जो जातियाँ इनके उत्तराधिकारी हैं
वो राजस्थानी कहलाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जब हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो गुप्त काल के बाद हम पाते हैं कि एक और जो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक और जो वंश है वो निकल के आता है, वो आता है पुष्यभूति वंश, जिसके प्रमुख शासक हर्षवर्धन जो था, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। तो पुष्यभूति काल में ये वापस जो है ये इन पर इनका जो पुष्यभूति वंश है इसका आधिपत्य हो जाता है और राजस्थान पुनः एक सूत्र में बंधने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही पुष्यभूति वंश का पराभव होता है तो ये जातियां वापस स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लग जाती हैं। इसी काल में, इसी दरमियान जो शक और हूण ये जो आए, ये सभी शास्त्रोपजीवी जातियों के संपर्क में आए। शास्त्रोपजीवी जातियों का मतलब है जो क्षत्रिय, जो शस्त्र धारण करना जिनकी जिम्मेदारी थी, समाज की सुरक्षा करना जिनकी जिम्मेदारी थी, इनके संपर्क में आए और धीरे 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 ये इनसे घुल मिल गए। इस प्रकार से ये जो भारतीय जो संस्कृति है या जो भारतीय संस्कृति की जो महानता है, इसमें ये धीरे धीरे आकर के समाहित होते गए। इस प्रकार से जो सामंजस्य ये हुआ, इसकी पुष्टि भी होती है। जैन धर्म जो था यह इनके सामंजस्य का प्रयास करता है और इसका एक प्रमाण मिलता है। हरिभद्र सूरी ने, जो कि जैन मुनि थे, भीनमाल में जो विदेशी जातियां हैं उनको मतलब जो भारतीय जो समाज है इसमें शामिल किया उन्होंने, इसमें उनको अंगीकार किया समाज में। ये किसने किया? हरिभद्र सूरी ने। कहाँ किया? भीनमाल में। भय से आप याद रखिएगा, भय से आप निकाल लीजिएगा, हरिभद्र भीनमाल। तो इस प्रकार से ये जो साक्ष्य है ये पुष्टि करता है कि ये जो विदेशी जातियां थी इनको भारतीय समाज ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि यह जातियां भी भारतीयों के साथ, या मैं कहूँ अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जातियों के साथ मिलकर के मुकाबला करती थी, इसलिए इनको समाज में जो सम्मान है यथेष्ट सम्मान मिला और धीरे धीरे इनका समायोजन समाज में होने लग गया इन जातियों का। फिर ये जो जातियां हैं ये जहाँ जहाँ जाकर के बस गई, वहाँ इन्होंने वहाँ उसी स्थान के प्रति अपनी निष्ठा अर्जित कर ली और एक अपना क्षेत्र बना लिया और उस क्षेत्र के विस्तार में लग गई। इस प्रकार से जो राजपूताना है, राजस्थान है, उसमें जो जातियाँ हैं इन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र बना लिए। इसके बाद जो धार्मिक जो पुरोहित थे, जैसे कि मैंने अभी कहा जैन धर्म के लोग भी शामिल थे, तो धार्मिक जो पुरोहित थे उन्होंने फिर इन सबको धीरे धीरे क्षत्रिय के रूप में इनको स्वीकार करना शुरू किया। यहाँ एक शब्द आता है राजपुत्र। तो दोस्तों राजपुत्र का मतलब यदि हम इसको यदि हम अलग करें या इसका अर्थ निकालें तो राजा का पुत्र। राजा कौन? क्षत्रिय होते थे। इसका मतलब उनको राजपुत्र के रूप में शामिल कर लिया गया समाज में, और राजपुत्र शब्द का ही अपभ्रंश है राजपूत। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम से हम ये समझते हैं कि ये जो जातियां हैं इनको समाहित कर लिया गया और इनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई समाज द्वारा और इन्हें राजपूत या राजपुत्र कहा गया, क्षत्रिय के रूप में इनको शामिल कर लिया गया। 13वीं सदी तक आते आते ये जातियां लगभग पूरे राजस्थान पर अपना आधिपत्य कर लेती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ रही वहीं उसी स्थान के प्रति इनकी निष्ठा होती गई और इन्होंने अपने अलग अलग वंश निर्धारित कर लिए और अपना विस्तार ये करते गए। और 13वीं सदी तक, 6ठी सदी से या प्रारंभिक जो सदियां हैं उससे लेकर के 13वीं सदी तक आते आते ये लगभग पूरे राजस्थान पर अपना आधिपत्य कर लेती हैं। और इतना जो समय अधिक लगा उसका ये 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला जो कि सर्वविदित है, भौगोलिक कारण। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी भी अनुरूप नहीं है। कुछ मैदानी भागों को छोड़ दें तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगल है। इस प्रकार से उन जातियों को बहुत परेशानियां आई। इसके साथ ही भील, मेव, मीणा, ब्राह्मण आदि बिल्कुल स्वतंत्र जातियां थी जो जिनका स्थान विशेष पर प्रभुत्व था। तो इनके साथ भी ये जो जातियां इनके संघर्ष हुए और अंततः इनकी विजय हुई। तो इस प्रकार से इन्हें कुछ परेशानियां आई, लेकिन 13वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
तो हर्ष के पतन से लेकर के सल्तनत काल जब शुरू होता है 1206 में गुलाम वंश से, तो ये जो काल है ये सम्मिलित रूप से राजपूत काल कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें किस प्रकार से जातियाँ आई। अब हम जो राजपूतों का पौराणिक मत है सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। देखिए, पौराणिक मत का मतलब हुआ कि पुराणों के अनुसार हिंदू जो शास्त्र है उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो मनु है, मनु के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में जो प्रश्नधर है इसने कुछ अपराध किया गाय चुराने का, तो इसलिए मनु ने 9 जो पुत्र हैं उनमें अपना शासन बांट दिया। और 9 पुत्रों में एक पुत्र था इल। तो इल जो पुत्र था यह शिव और पार्वती के जो रतिक क्रीड़ा क्षेत्र है वहाँ ये चला जाता है, और इसी कारण से इसे इल से इला यानी स्त्री बना दिया जाता है। और इस स्त्री का इला का विवाह हो जाता है चंद्र से, और यहीं से इसे चंद्रवंशी कहा जाता है। इसी में पुरुरवा के बाद में पुरु, और उसके बाद में कौरव, पांडव और परीक्षित जो है ये अर्जुन का पौत्र था। तो इस प्रकार से महाभारत के पश्चात परीक्षित तक ये वंश यहाँ लिखा हुआ है। तो परीक्षित तक हम पाते हैं ये वंश, और जो कौरव पांडव है ये चंद्रवंशी थे। इसी के साथ जो जैसलमेर का जो भाटी वंश है वह अपना जो संबंध है वह इस चंद्रवंश से जोड़ता है। अब बात करते हैं सूर्यवंश की। तो जैसे कि मैंने बताया कि मनु सूर्यपुत्र था, तो सूर्यपुत्र होने के कारण ये सारे शेष जो 8 पुत्र हैं इसके जो वंशज हैं वो सभी सूर्यवंशी कहलाए। इसमें जो प्रमुख है वह जो इक्ष्वाकु का जो वंश है वह बहुत प्रमुख रूप से इसका उल्लेख है, जिसमें राम, दशरथ, अज आदि, रघु आदि जो प्रमुख शासक हैं वो इसमें आते हैं। और महाभारत के काल में जो इक्ष्वाकु वंश का शासक था वो था वृहदबल को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा मार दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो वंश है ये सूर्यवंश, और जो इला और चंद्र से जो संततियाँ निकलती हैं वो चंद्रवंशी थे। और करौली का जो वंश है ये खुद को यादव वंश कहता है। तो इस प्रकार से ये कुछ पौराणिक मत हैं। दोस्तों, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और एक एक जो मत है उस पर हम बात करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हम उस समय की सभ्यता पर। जैसे कि मैंने बताया सभ्यता को डिस्कस करेंगे हम पहले। तो जैसे कि सर्वविदित है वैदिक काल से ही जो समाज में प्रमुख 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण जाति थी निश्चित रूप से वो अभी भी लगभग सर्वोच्चता पर ही थी, और इनको बड़े सम्मान से इनका नाम लिया जाता था या इनको सम्मान से रखा जाता था। सबसे शिक्षित जाति होती थी। और हेनसांग जो है, जो हर्ष के समय आया, उसने भी ये कहा है कि ये जाति जो है इसे पवित्र समझा जाता था और ये सम्मानित थी। मेघातिथि और इनका जो कार्य था वह ब्राह्मण सम्मत जो कार्य था वह तो था ही, लेकिन मेघातिथि ने बताया है कि जब यदि आवश्यकता पड़े, जब विदेशी आक्रमण हो या संकटकालीन परिस्थितियों में मेघातिथि ने ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करने की अनुमति दी है। और पराशर स्मृति इसमें कृषि को ब्राह्मणों का सामान्य व्यवसाय बताया है। तो पराशर स्मृति और मेघातिथि ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। राजपूत काल में ये भी और आएंगे 2 नाम देखिएगा। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण हैं वो उनका स्थान अभी भी अच्छा था। वो मुख्य उनका जो कार्य है वो वेदाध्ययन करवाना था। तो इस प्रकार से, लेकिन उन्हें कुछ छूट भी थी, वे अपना व्यवसाय परिवर्तन कर सकते थे अपने आपातकालीन स्थिति में। क्षत्रिय की बात करें तो 36 वंशों का उल्लेख है। 36 जो अलग अलग वंश हैं इनका उल्लेख है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इब्न खुर्दाब ने जो क्षत्रिय वंश है इनकी 2 शाखाएं बताई, सवुक फुरिया और सर कतरिया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवुक फरिया और सर कतरिया। देखिए सवुक फुरिया, इसमें देखिए ऊ की मात्रा है, इसमें भी ऊ की मात्रा है। ये थोड़ा शब्द भारी लगता है, तो बस यहीं से इसको याद करने की ट्रिक है। सर कतरिया, इसमें ऊ की मात्रा ही नहीं है, तो शब्द थोड़ा सा उससे ये हल्का लग रहा है। तो सवुक फुरिया जो है इसका, और
सरकतरिया, इनका जो वर्गीकरण है ये अल्तेकर ने किया। अल्तेकर ये बताते हैं कि जो सवुकफुरिया हैं यह ब्राह्मण सम क्षत्रिय थे, अर्थात जो सवुकफुरिया क्षत्रिय हैं इनका जो स्थान है ये ब्राह्मणों के समान था, ये उच्च कोटि के क्षत्रिय थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो सरकतरिया हैं यह सामान्य श्रेणी के क्षत्रिय थे और इनका जो मुख्य ये व्यापार और कृषि भी करते थे और ये इनको वेदाध्ययन की अनुमति नहीं थी और ये ब्राह्मणों से हीन समझे जाते थे। तो अल्तेकर याद रखिएगा। और इब्न खुर्दाब। वैश्य की बात करें तो वैश्य जो है इनका, वैश्य जो तीसरा वर्ग है इनका मुख्य कार्य पहले कृषि और पशुपालन था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपना व्यवसाय है उसको परिवर्तन करते हैं और इनका मुख्य जो कार्य है वो व्यापार ही हो जाता है। तो व्यापार इनका प्रमुख पेशा हो जाता है। पराशर स्मृति, जैसे कि मैंने आपको कहा ये नाम फिर आएगा, पराशर स्मृति में उल्लेख है कि इनका कार्य सूद पर उधार देना ही मुख्य कार्य था, मतलब ब्याज पर जो राशि है ये देना। और माघ जो कि प्रसिद्ध लेखक हुए हैं उन्होंने लिखी है शिशुपाल वध, जो कि महाभारत के प्रसंग से संबंधित है। शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था, उसका ये कथानक है। तो इसमें उसने भी, माघ ने भी कहा है कि ये जो वैश्य वर्ग है ये राजा की सेना के साथ चलता था और सेना को सामग्रियां वितरित करता था, विक्रय करता था। भविष्यत कथा में उल्लेख है कि एक जो वैश्य है उसने व्यापार के लिए अपनी नाव को विक्रय कर दिया, बेच दिया। तो ये उल्लेख इसमें है, भविष्यत कथा में नाव का उल्लेख है कि उसको विक्रय कर दिया। इसी प्रकार से पराशर स्मृति में ये कहा गया है कि इनको सूद पर धन देने का इनका कार्य था। इस प्रकार से, और जो माँ कहता है वो कहता है कि यह जो वैश्य वर्ग है यह साथ साथ चलता था व्यापारी वर्ग सेना के और सामानों का विक्रय भी करता था। इस प्रकार से चौथा जो वर्ग है वह आता है शूद्र। दोस्तों शूद्र की स्थिति पहले भी निम्न थी और अब भी निम्न ही थी और इनका कार्य सेवा, कृषि, पशुपालन आदि था। इन्हें व्यापार की भी इजाज़त थी, लेकिन व्यापार ऐसा हो जिसमें शिल्प भी हो, मतलब उसमें कला हो, शिल्प हो, हस्तशिल्प हो, हाथ से कुछ यदि वो कला उसमें दिखा सकें, ऐसे व्यापार उनको करने की अनुमति थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ उपजातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी, जैसे कायस्थ। दोस्तों कायस्थ जो है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। कायस्थ जो जाति है इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि ये दरबार में इनकी नियुक्ति होती थी और ये, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो लिखा पढ़ी का जो काम है यह वर्ग करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो लोग हैं इन्होंने अपना एक अलग वर्ग विकसित कर लिया और अपना एक अलग ही अस्तित्व बना लिया और अलग अपने आप को वर्गीकृत कर दिया और जो वैवाहिक संबंध है वो और सामाजिक जो मेल मिलाप है वो अलग से ही करने लग गए। इस प्रकार से जो व्यक्ति राजनीतिक लिखापढ़ी के लिए नियुक्त किए गए थे वही व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों ने आगे जाकर के अपना एक समाज बना लिया, एक जाति बना ली जो कहलाई कायस्थ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ जाति का उल्लेख है। कायस्थ में अगर आपको का यह याद है तो यह से आपका आंसर निकल जाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ अंत्यज जातियां भी थी। अंत्यज जातियां मतलब बिल्कुल अंत में, अर्थात मतलब यदि हम जाति को एक क्रम में रखें तो बिल्कुल जो अंत में जातियां आती थी जिन्हें बिल्कुल निम्न समझा जाता था वो जातियां इसमें आती थी। और इन जातियों में भी जो चंडाल जाति के लोग हैं वो सबसे निम्नतम समझे जाते थे और इनको इतना निम्नतम समझा जाता था कि जब ये बाजार से होकर के जाते थे तो इनके लिए बाध्यता थी कि वो अपने हाथ में एक लकड़ी रखें और उसको बजाते हुए जाएं ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि इस जाति का कोई व्यक्ति आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो निम्न वर्ग है वो उसकी जो स्थिति है वो दयनीय थी। इस प्रकार से दोस्तों हमने चारों जातियों का वर्गीकरण देखा और जो पृष्ठभूमि है क्या उस समय रहा होगा, किस प्रकार से ये जातियां आई और किस प्रकार से इन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की जो अवधारणा है वो किस प्रकार से
हमारे सामने आती है, या जो तथ्य है कि ये कहाँ से लिया गया है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो ये सारी बातें हमने देखी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह जैसे कि पहले से प्रचलित था, 8 ही प्रकार थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक परिवर्तन आता है। वो ये कि राक्षस विवाह को राजपूत जो समाज है उसने मान्यता दे दी। जो क्षत्रिय समाज है उसने राक्षस विवाह को मान्यता दे दी। राक्षस विवाह का मतलब है कि कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करना। तो इसको किसने मान्यता दी थी? राजपूत वर्ग ने या क्षत्रिय वर्ग ने। तो इस विवाह को मान्यता दी, जबकि प्राचीन काल में ये विवाह जो अच्छे जो 4 विवाह माने जाते थे उनमें ये शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक उदाहरण भी मिलता है अनुलोम विवाह का। अनुलोम विवाह का मतलब और प्रतिलोम विवाह आप समझ लीजिए कि अनुलोम विवाह जो होता है इसमें पुरुष जो होता है वह उच्च वर्ग का या उच्च वर्ण का और स्त्री उससे निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम विवाह में स्त्री जो है ये उच्च वर्ण की और पुरुष उससे निम्न वर्ण का होता है। तो यहाँ राजपूत काल में एक उदाहरण मिलता है राजेश्वर जो कि ब्राह्मण था और अवंती सुंदरी जो कि क्षत्रिय थी। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुलोम विवाह का निम्न में से उदाहरण था राजपूत काल का राजेश्वर और अवंती सुंदरी। ठीक है दोस्तों, स्त्रियों की जो दशा है वह 600 ईस्वी तक आते आते बहुत निम्न हो गई। निम्न का मतलब है कि जो इनका महत्व वैदिक काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में था उससे इनकी दशा जो है वो अब और निम्न हो गई। इनका जो महत्व है वो कम समझा जाने लगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे लीलावती जो कि प्रसिद्ध विदुषी हुई। इसके बाद दिद्दा का नाम आता है। दिद्दा ने 980 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर में शासन किया। तो ये कश्मीर की साम्राज्ञी थी। और इस प्रकार से कुछ अपवाद भी हैं। सती प्रथा भी इस समय प्रचलन में थी। पति की मृत्यु के पश्चात, इस विशेषकर जो राजपूत वर्ग है उनमें पति की मृत्यु के पश्चात जो स्त्री है वह भी पति के साथ ही सती हो जाती थी, मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तो ये प्रथा भी इस समय प्रचलित थी। मनुस्मृति में विवाह की जो आयु है वह जो कन्या है उसके विवाह की आयु 8 से 10 वर्ष उपयुक्त माना है। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्त्रियों की दशा निम्नतम होती गई। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा जो कि वैदिक काल में इनकी अनुमति थी, नियोग प्रथा की अनुमति थी। नियोग प्रथा का मतलब मैंने उस वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है। तो नियोग प्रथा का मतलब है कि यदि किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती थी तो वह अपने जो नज़दीकी संबंधी हैं उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। तो ऐसी जो प्रथाएं हैं वह बिल्कुल बंद हो गई यहाँ करके। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो स्त्री है अगर उसका पति का स्वर्गवास हो जाता है या देहांत हो जाता है तो फिर उसके लिए समाज में जीना अत्यंत दुष्कर हो गया था। वैश्या और गणिकाओं का प्रचलन था उस समय। अब बात करते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा जैसे कि अर्थशास्त्र में वर्णन है दासों का, उससे बढ़कर के मिताक्षरा में 15 प्रकार के जो दास हैं यह बताए गए हैं। धर्म उस समय हिंदू धर्म ही अधिकांशतया प्रचलन में था और शैव धर्म उस समय के जो तत्कालीन जो शासक है वो अधिकांश जो हैं वो शासक वो शिव से प्रभावित थे, शैव थे। उन्होंने परम महेश्वर आदि उपाधियां भी धारण की। पाल और जो चंदेल शासक हैं उन्होंने अभिलेख में ओम नमः शिवाय का उल्लेख किया है। तो स्पष्ट रूप से यह हमें दिख रहा है कि यह जो उल्लेख है इसका मतलब है कि जो पाल और चंदेल शासक अधिकांश वह भी शैव धर्म से प्रभावित थे। यहाँ पाशुपत संप्रदाय भी प्रचलित था जिसका संस्थापक दंडधारी लकुलिश था। तो पाशुपत संप्रदाय को भी शैव धर्म से ही जोड़ करके देखा जाता है। क्षेमेंद्र ने और जो शाक्त संप्रदाय था, शक्ति को समर्पित संप्रदाय था, वह भी इस समय था। क्षेमेंद्र ने एक पुस्तक लिखी है 10 अवतारों पर, दशावतार चरित्र। दशावतार जो कि विष्णु ने दिए थे 10 अवतार, तो इस प्रकार से दशावतार चरित्र किसने लिखी है दोस्तों? क्षेमेंद्र ने। इसी प्रकार एक सूर्य मंदिर भी था। मुल्तान में जो सूर्य मंदिर था वो अत्यंत प्रसिद्ध था और इस सूर्य मंदिर का वर्णन हेनसांग जो कि हर्ष के समय आया था, अल मसूदी जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के समय आया था,
अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, इन्होंने भी मुल्तान के सूर्य मंदिर का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ पुस्तकें देखते हैं जो महत्वपूर्ण इस काल की, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। कपूर मंजरी जो पुस्तक है, इसके लेखक थे दोस्तों राजशेखर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं ये। गीत गोविंद जो पुस्तक है, उसके लेखक थे जयदेव। राज तरंगिणी के, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा, कल्हड़ और दिद्दा का भी हमने अभी यहाँ उल्लेख देखा, 980 से 1003 तक ये कश्मीर की शासिका थी। कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। नेश दिए चरित जो पुस्तक है, इसने ये लिखी श्रीहर्ष ने। उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र ये लिखी भवभूति द्वारा। हितोपदेश की जो पुस्तक है, ये लिखी नारायण पंडित द्वारा। और वृहत कथा मंजरी लिखी क्षेमेंद्र द्वारा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस काल में रची गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस काल की कला और संस्कृति, स्थापत्य की। दोस्तों, स्थापत्य कला की बात करें तो नागर शैली इस समय प्रचलन में थी। जितने भी निर्माण हुए वो सभी नागर शैली में हुए। ओसिया के मंदिर, बुचकले का देवालय और घटियाला के खंडहर, ये प्रमुख निर्माण थे कुछ इस समय के। बाकी रोहिन स्तूप आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया है गुर्जर प्रतिहार वंश में, आप देखिएगा जो प्रथम वीडियो है, मंडोर शाखा है, वहाँ आप देखेंगे कि जो महाजन जो हैं उनको बसाने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए उन शासकों ने रोहिन स्तूप में उनको बसाया और उन्होंने कुछ भील बस्तियों को भी जलाया था। तो ये वर्णन वहाँ है, आप वीडियो देखिएगा। मूर्तिकला है, इसके प्राचीनतम जो शिल्प दर्शन होता है वो होता है दोस्तों मंडोर से जो सबसे प्राचीन जो प्रतिमा शिल्प है, इसका हमें दर्शन होता है, क्योंकि मंडोर जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे प्राचीन वंश था और उसमें भी जो मंडोर शाखा है वो सबसे प्राचीनतम थी। राजनीतिक अवस्था की बात करें राजपूत काल की, तो दोस्तों यह विच्छिन्नता का युग था। विच्छिन्नता जैसे कि मैंने पहले बता दिया था बहुत विस्तार से कि विच्छिन्नता का मतलब है कि अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा था राजपूताना या देश, और सब अपने अपने प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। राजा जो है ये सर्वोच्च होता था, सभी निर्णय पर जो अंतिम जो मुहर है वो राजा की होती थी। मंत्रिमंडल केवल सिफारिश कर सकता था। पुरोहित, प्रधान, सचिव, मंत्री, भंडागारिक का मतलब है कोषाध्यक्ष, पंडित, सुमंत का मतलब है विदेश मंत्री, अमात्य और दूत, ये कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। 8वीं शताब्दी से हम देखते हैं कि जो अरब आक्रमण से भारत पर निरंतर हमले हुए, और इन निरंतर हमलों को जो राजपूत जो शासक हैं इन्होंने बिल्कुल निडरता से और लगातार इन हमलों को रोके रखा, और इस कारण से उन्हें एक मजबूत सेना की आवश्यकता होती थी, और इसीलिए ये सैन्य संगठन पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, और राजाओं का अधिकांश समय युद्ध करने में ही व्यतीत होता था। जो सेना है ये 2 प्रकार की होती थी। पहली सेना जो कि राज्य के अंतर्गत आती थी, और दूसरे प्रकार की सेना जो सामंती सेना कही जाती थी। राजा के अंतर्गत अलग अलग, राजा जब नए नए क्षेत्र जीतता जाता तो वहाँ पर अपने विश्वास पात्र या जो पारिवारिक लोग हैं उनको नियुक्त करता जाता वहाँ का प्रशासक, और इस प्रकार से जो सामंत है वो वहाँ स्थापित कर दिए जाते राजा के द्वारा। और ये सामंत एक निश्चित संख्या में अपने यहाँ सेना रखते थे, छोटे एक निश्चित मात्रा में, और जब राजा को आवश्यकता पड़ती तो ये सामंत जो हैं ये अपनी सेना सहित राजा की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। ये इनके लिए अनिवार्य था। तो इस प्रकार से जो सेना है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से बटी हुई थी। महादंड नायक या दंड नायक, इसे सेना प्रमुख को कहा जाता था, महादंड नायक या दंड नायक। इसके अधीन कुछ जो पद हैं वो हम देखते हैं। पायकाधिपति, जैसे यदि मैं आपको साधारणतया कहूँ कि आपको रामायण महाभारत के दृश्य याद है तो आप कितने प्रकार की सेना देखते हैं, तो आपको याद आएगा कि एक तो जो पैदल सेना है, एक जो अश्व सेना है, एक जो रथ सेना है और एक हाथी सेना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, वही ये चारों हैं, लेकिन परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है। पीलूपति, तो दोस्तों पीलूपति को आप ऐसे याद कीजिए कि एक हाथी है और वो कैसा है, पीला हाथी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हस्ती
सेना है उसका अध्यक्ष पीलुपति, पैदल जो सेना है टुकड़ी है उसका पाइकाधिपति, अश्व सेना का अश्वपति, और शंदन ये भी कुछ नाम अलग है। तो जो रथ सेना थी उसका जो प्रमुख था वो शंदनपति कहलाता था। दोस्तों याद रखिएगा, शंदन और पीलुपति। तो हाथी कैसा था? पीला। और राउत एक शब्द आता है इस काल में, राउत कहा जाता था। जो छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियाँ होती थी उसे राउत कहा जाता था। इस प्रकार से जो राजा है यदि वो कभी बाहर जाता तो जो जिम्मेदारी है वो नगर की वो कोटपाल के कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो दे करके जाता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक और शब्द आता है मृत्युक व्रती। दोस्तों व्रती शब्द का मतलब है पेंशन। तो आप समझ गए होंगे कि जो सैनिक रणभूमि में मारे जाते थे उनको पेंशन जो दी जाती या उनको जो कुछ अंश दिया जाता, कुछ राशि दी जाती हमेशा के लिए, तो वो कहलाती थी मृत्युक व्रती। ठीक है दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग भी। दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है इसके पास इन सेनाओं के अलावा एक ऊँटों की सेना भी होती थी, और उस जो ऊँट की जो सेना है, जो टुकड़ी है, उसकी सहायता से पृथ्वीराज ने गुड़पुर के नागार्जुन पर विजय प्राप्त की थी। याद रखिएगा दोस्तों, गुड़पुर के नागार्जुन पर विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उष्ट्र सेना द्वारा, ऊँटों की सेना द्वारा या ऊँटों की टुकड़ी द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए दुर्ग का निर्माण का जो महत्व है वो बिल्कुल था, और जालोर दुर्ग जो है ये इस प्रकार से नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार शासक था उसने बनवाया। आय के साधनों की हम बात करें तो उद्रंग या ऊपरी कर जो कि सामान्य कर था जो कि उपज पर लिया जाता था, 1/6 होता था। हिरण्य कहा जाता था। नगदी में कोई कर लिया जाता था, नगद में, उसे हिरण्य कहा जाता था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उद्रंग और ऊपरी कर भी पूछा जाता है। और भोग ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह राजा को जो भेंट प्रदान की जाती थी वो कहलाती थी भोग। दान और दंड के द्वारा भी आय जो है वो अर्जित होती थी राज्य को। और इसके अलावा भेंट से भी जो आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भेंट से प्राप्त होता था। यह भेंट सामंत जो थे वह भेंट देते थे अपने राजा को। तो ये इस प्रकार से यहाँ से भी उन्हें बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती थी। और चुंगी कर भी लगाए जाते थे, चुंगी लगाई जाती थी ताकि और आय अर्जित की जा सके। इस प्रकार से सामंत प्रथा जो कि अगर हम कहें कि राजपूत काल के रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इनका सैन्य संगठन था उसकी रीढ़ की हड्डी हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि सामंत जो है ये अपने यहाँ टुकड़ी रखते थे, और जैसे ही राजा के द्वारा आमंत्रण या आह्वान किया जाता तो ये सभी जो सामंत हैं ये अपनी सेना लेकर के, अपनी टुकड़ी लेकर के उपस्थित हो जाते और अपने राजा के लिए और प्राणों को न्यौछावर करने के लिए उद्यत रहते थे। तो इस प्रकार से सामंत प्रथा बहुत महत्वपूर्ण जो है आधार थी इस समय का। राज्य बलि पांडे महोदय ने कहा है कि ये जो सामंत प्रथा है इसका जो उदय है ये गुप्त पतन के बाद हुआ। राज्य बलि पांडे, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गुप्तों की जब बलि हुई तब सामंत प्रथा, तो गुप्तों की जब बलि हुई तब सामंत प्रथा का उदय हुआ। जबकि रमाशंकर त्रिपाठी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, गुप्तों ये जो सामंत प्रथा है इसका उदय पहले ही हो चुका था। और दोस्तों इसकी जो प्रारंभिक बीज है वो हम सातवाहन वंश में देखते हैं, जहाँ से भूमि दान की शुरुआत हो चुकी थी। अग्रहार कहा जाता था जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो राजपूत कालीन जो सभ्यता है और जो समाज है, वैवाहिक स्थितियाँ हैं, स्त्रियों की दशा है आदि के बारे में जाना। दोस्तों अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम विभिन्न मत पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से किस ने क्या क्या मत दिया है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।